से डी लिस्टिंग को लेकर एक बार फिर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री खुलकर डी लिस्टिंग के समर्थन में नजर आ रहे हैं। जनजातीय संस्कृति समागम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि देश भर से आए जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक पहचान को बचाने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर आदिवासी समाज को समय समय पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता रहा है। साथ ही समागम में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जनजातीय संस्कृति, पूजा पद्धति और इष्ट देवों को बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं केदार कश्यप ने कहा कि धर्मांतरण के बाद भी कई लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे मूल आदिवासी समाज के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जो लोग आदिवासी संस्कृति, परंपरा, पूजा पद्धति और इष्ट देवों को नहीं मानते, उन्हें समाज के भीतर रहकर आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इस मुद्दे को खारिज कर दिया गया था, जिसका परिणाम आज आदिवासी समाज भुगत रहा है। वहीं पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसे लागू कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भूपेश बघेल ने भी कहा कि नारी वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा ने भ्रम फैलाया था और आज भी वो राजनीति के भ्रम को फैला रही है और लगातार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस तरह से विपक्ष को लेकर भाजपा ने भ्रम फैलाया था, उसी तरह से डी लिस्टिंग को लेकर भी ये भ्रम भाजपा फैला रही है। ऐसे में टकराव जो है दोनों पक्षों के बीच में देखने को मिल रहा है। चलिए आपको सुनाते दोनों पक्षों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। सांस्कृतिक समागम पूरे देश भर के लगभग 1.5 से 2 लाख हमारे जनजातीय समुदाय के पूर्व से लेकर पश्चिम से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हमारे जनजातीय समुदाय के पूरे देश भर के 550 से ऊपर जनजातीय कम्युनिटी के लोग वहाँ पर उसमें सम्मिलित थे और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के मध्य में हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता सम्मिलित हुए। हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमारे आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हमारी जो विशेषता है, हमारे जो देश की, हमारे आदिवासी समाज की, लगभग 12 करोड़ लोग हमारे पूरे देश भर में आदिवासी समाज के रहते हैं और कहीं ना कहीं से आदिवासी समाज की जो हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को जिस तरीके से लोक प्रलोभन के आधार पर उनको भ्रमित करने का काम या फिर शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर उनको अवैध धर्मांतरण करने का काम वर्षों से चला आ रहा था, उसको लेकर के पूरे हमारे आदिवासी समाज ने इस रैली के माध्यम से राजधानी में, दिल्ली में आगाह किया कि हमारा जो संस्कृति है, विशेष शैली है, उसको किसी तरीके से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। सरकार इनकी है, भ्रम फैलाने में इनके मास्टरी है। भाई महिला कानून है, महिला आरक्षण विधेयक जो 33% है, 2023 में पास हो गया। अब विधानसभाओं में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अभी आसाम में ये सब वो नारी वंदन अधिनियम कोई बिल ला रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ 2023 में पास हो गया है, अब उसका वो आज वो लोग क्या कहें उसका प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये उसी प्रकार की बातें हैं, इसकी ताकत नहीं है कर सके संविधान। तो चलिए इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रितेश मोहरे इस वक्त साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनादि शुक्ला भी इस वक्त जुड़ गए। साथ ही अनादि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगी आपसे, जानना चाहूंगी रितेश, लगातार जिस तरह से फिलहाल भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है, ऐसे में किस तरह से देखा जा रहा है भाजपा की तरफ से इस डी लिस्टिंग को? आखिर अब तक इसको लेकर कोई भी तरह का किसी भी तरह का कानून, किसी भी तरह की चीजें लागू क्यों नहीं की गई? अब तक इतनी देरी क्यों की गई है?
सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी प्रवक्ता और सभी को नमस्कार। मैं बता देना चाहता हूं कि डी लिस्टिंग का मुद्दा कोई नया नहीं है। ये जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा उठाया गया है, जो आदिवासी समाज को उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और उनके मूलभूतों की सुरक्षा को लेकर के ये उठाया गया, जिसमें संविधान में जिसमें आदिवासी और जिसमें शेड्यूल ट्राइब जो हम इसको कहते हैं, उसमें इनके कोई धर्म विशेष का प्रावधान नहीं है। परंतु 1967-1970 के दशक में कांग्रेस के बड़े नेता हुए, केंद्रीय मंत्री हुए कार्तिक उरांव जी, उन्होंने एक अमेंडमेंट संयुक्त समिति में लाया था, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी जी को 17 जून 1970 को उन्होंने ज्ञापन सौंपे, कहा कि जो इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके हैं, क्यों ना उनके आरक्षण को समाप्त किया जाए, उनको डिलिस्टिंग किया जाए। फिर पुनः 10 नवंबर 1970 को उसी ज्ञापन को पुनः विचार किया गया। 348 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किया था, ये लोकसभा में रिकॉर्डेड है। दूसरी बात, फिर इस पे बहस भी हुई थी और इसको लेकर के मतदान भी हुआ, लेकिन 24 नवंबर 1970 को इस पे भावनात्मक फिर से विचार हुआ और दिसंबर 1970 में चूंकि लोकसभा भंग हो गई थी, उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने कोई भी इस बिल पर विचार करने या इस पे अमेंडमेंट लाने का कोई वो उसमें किया नहीं, क्योंकि ये बड़ा एक भावनात्मक विषय है। जो आदिवासी पुराने सांस्कृतिक विचारधारा से जो प्रकृति की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं, वो किसी अन्य धर्म की पूजा कैसे स्वीकार करेंगे, इसको लेके बड़ी बात है। और जो डीलिस्टिंग का जो बड़ा मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज का है, जहां पर दिल्ली में भी 2.5 लाख लोग वहां पर एकत्रित हुए और इसको लेकर के लगातार 1967 से बड़ी बात चल रही है। मुझे लगता है और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि धर्मांतरण ईसाई हो या मुसलमान, जिसमें जो आदिवासी हमारे, जिसको हम भारत का मूल हम स्थानीय यहाँ पर निवासी हम मानते हैं, उनके पारंपरिक और संस्कृति की रक्षा के लिए ये विषय उठाया गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी या फिर इनके जो नेता जो बात कर रहे हैं, इनके कार्तिक उरांव जो कि खुद अविभाजित बिहार में, जहां पर वर्तमान झारखंड है, उनके सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, इनके अरविंद नितान जी ने भी इस विषय का बिल्कुल समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि भावनाओं की बिल्कुल रक्षा होनी चाहिए और इस प्रकार की जो बहस जो है, बड़ी बहस जो संसद में जो उठाने की मांग हो रही है, मुझे लगता है कि इस पे एक भावनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि इसको एक प्रोपोगेंडा नाम देना चाहिए, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। और ये कांग्रेस जो फैलाने का काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ना होकर के समस्त आदिवासी समाज का ये विषय है। ठीक है अनादि, लगातार जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर, किस तरह से देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि कई बार जो है कांग्रेस पर यह भी कहा जा रहा है कि वर्षों से धर्मांतरण को लेकर जो है कभी आवाज नहीं उठाई गई। इसमें फिलहाल किस तरह से कांग्रेस की तरफ से इस चीज को, डीलिस्टिंग को लेकर कहा जा रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, डीलिस्टिंग का जो मामला है, इसमें अभी फिलहाल तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सियासत करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर आपकी सरकार है, विधानसभा में आप जाइए, बिल्कुल प्रस्ताव लेकर के आइए और सब दलों की बैठक करवाइए और उसके बाद इस पे प्रावधान बनाया जा सकता है। ये तो ये भाजपा कर नहीं रही है। मूल मुद्दों से भटकाना इनकी आदत है। पहले जाति के नाम पे लोगों को लड़वाइए, फिर धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाइए, अब आदिवासियों को आदिवासियों से लड़वा करके अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है। दूसरी चीज तो जो एसटीज होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, वो किसी धर्म, उनका दर्जा किसी धर्म से नहीं जुड़ता। उनका दर्जा जुड़ता है कि भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति और पिछड़ेपन से उनको जोड़ा जाता है। तो अगर डीलिस्टिंग करवाई जाएगी तो रातों रात, तो अगर वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उनके फिर भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तो नहीं बदल जाएगी उनकी। दूसरी चीज, उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को कमजोर किया जाएगा इसको ला करके, क्योंकि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में उनकी के तहत उनको जो जमीनों और जंगलों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है, उनके लिए पैसा एक्ट वगैरह, उसका फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। तो उनके अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसका फायदा अंततः कॉर्पोरेट घरानों को दिया जा सके। तीसरी चीज, जो रितेश जी कह रहे थे कि जैसे आप देखिए, अभी नक्सलिज्म से छुटकारा मिल गया है छत्तीसगढ़ को,
तो वहां पे डेवलपमेंट होना चाहिए। धर्मांतरण का कानून अभी अभी आया है प्रदेश में, कानून बन चुका है, प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो इसको लागू किस तरह से कर रही है भाजपा, ये देखना ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि धर्मांतरण वो करते हैं तो बिना वजह नहीं कर रहे हैं आदिवासी। उनका मुख्य मुद्दा है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य का लाभ मिले। तो ये सारे जो मेन रीजन है धर्मांतरण के जो आदिवासी कर रहे हैं, उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी अगर हम नक्सलिज्म खत्म होने के बाद डेवलपमेंट में बात ना करके डिलिस्टिंग ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि वहां पे तनाव काफी बढ़ सकता है उस जगह पे। तो इसको रोकने के लिए तो फिलहाल ये जुमलेबाजी नहीं करना चाहिए। पोलराइजेशन की बातें हो रही है इस पे सारी की सारी, क्योंकि भाजपा सिर्फ अपनी पर्सनल नीतियां ही लागू कर रही है। यही बार बार इनका आप देखिए बयान, जब से 2014 से जब से सरकार बनी है, तब से पहले तीनों धर्मों को आपस में लड़वाने का काम किया, फिर जातियों पे घुस गए, सामान्य वर्ग से लेकर के ST SC सबको इन्होंने उसमें घसीट लिया। अब ये आदिवासी भाइयों को के ही लोगों से लड़वा रहे हैं। तो ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड है और इसपे सभी पार्टियों को बैठ करके बात करनी चाहिए। आदिवासियों के बड़े नेताओं को, उनके समुदाय के बड़े नेताओं को आकर के आगे आकर के बात करनी चाहिए। ये मामला ऐसे सुलझने वाला नहीं है, और इसमें बयानबाजी तो बंद होनी चाहिए बेवजह की। ठीक है रितेश, लगातार जिस तरह से कांग्रेस द्वारा भी कहा जा रहा है, ऐसे में आपके पास आ रही हूँ मैं रितेश, लगातार ठीक है आरोप लग रहे हैं, ऐसे में डेवलपमेंट के मुद्दे से, विकास के मुद्दे से भटकाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में मैं ये भी जानना चाहूंगी रितेश कि लगातार जिस तरह से डीलिस्टिंग को लेकर भाजपा की तरफ से खुलकर बात की जा रही है, तो कांग्रेस का ये भी पूछना है आखिर इसको लेकर आप प्रस्ताव क्यों नहीं रख रहे हैं, और आखिर किस तरह से आप लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि कौन से आदिवासी जो हैं वो संस्कृति को अपना रहे हैं, मूलभूत संस्कृति को, कौन से आदिवासी जो है संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं, और साथ ही अगर धर्मांतरण कर दिया जाता है तो क्या वो आदिवासी नहीं रहते हैं, ये कैसे सुनिश्चित करेगी भाजपा? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि भौगोलिक सांस्कृतिक का विषय आदिवासी का, इन्होंने बहुत अच्छा स्वीकार किया, लेकिन इनके भूपेश बघेल जी स्वीकार नहीं कर रहे। यहाँ इन्होंने स्वीकार किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी चीज को एक लड़ाई है। क्योंकि आदिवासी जो समाज जो है वो चाहता है कि जो प्रकृति की पूजा करते हैं, सरना पूजा करते हैं, सरहुल पूजा करते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म अपनाने को प्रार्थना सभा अन्य चीजों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको फिर आरक्षण का लाभ मिलता है, उनको आरक्षण से वंचित रखा जाए, उनको दर्जा न दिया जाए। क्योंकि मूल जो आदिवासी है, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, ये सारा जो पूरी जो बहस है केवल सांस्कृतिक धरोहर के विषय बना हुआ है। क्योंकि जब भारत में जब अंग्रेज आए तब ईसाई भारत के अंदर आए, उसके पहले भारत के अंदर न ईसाई थे न इस्लाम था, केवल यहाँ के मूल जो आदिवासी थे वो जो प्रकृति की पूजा करते थे। या रामायण काल से अगर बात करूं तो उस समय से यहाँ पर निवास कर रहे। तो मुझे लगता है कि इनके जो नेता जो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा कतई नहीं है। ये 12 करोड़ उन आदिवासी भाई बहनों का एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कांग्रेस इसको केवल प्रोपोगेंडा का नाम दे रही है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुख की बात नहीं हो सकती। इनके पूर्व के सांसद कार्तिक उरांव जी, जिसको हम श्रद्धेय कार्तिक उरांव जी बोलते हैं, 1967 से 1975 के कार्यकाल में इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने प्रस्ताव लाया, उन्होंने, और ये सब बहस बात, और बता देता हूँ, पूरी बात सुन लीजिए, रिकॉर्ड है इस पे, क्लॉज 2A का भी संशोधन लाया गया था, तो मतदान हुआ था। तो ये पूरी लोकसभा में पूरी चीजें दी हुई है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान की जो कांग्रेस है तो शर्म आना चाहिए कि इस प्रकार के आदिवासियों की भावनाओं का सम्मान न करके केवल जातिवाद का भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे, उनका समर्थन करना चाहिए। और हम स्वीकार करते हैं कि जो जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ, हम उसके न्याय करेंगे। हमारी सरकार केंद्र में हो राज्य में हो, उसकी बातें, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट लाना पड़ता है उसके पहले बहस होती है। आपने देखा कि जब SC से शेड्यूल कास्ट के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया उनके धर्मांतरण वाले विषय पे, ये सारा विषय पूरा धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो मूल आरक्षण को प्राप्त होना चाहिए और दूसरे धर्म में जाकर के जब आरक्षण का लाभ उठाता है, तो मुझे लगता है उनसे उनको ज्यादा दुख होता है। तो ये सारे उनको भावनात्मक विषय को समझना चाहिए। क्योंकि ये इन्होंने जो माननीय केदार कश्यप जी के आदिवासी नेता है, क्योंकि इनके कांग्रेस किसी भी आदिवासी नेता ने इस प्रकार का कोई भी विवादित बयान नहीं दिया। भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा विवाद नहीं हो सकता कि उनका अपमान नहीं हो सकता आदिवासी समाज का, जो डिलिस्टिंग को लेकर के 2.5 लाख की संख्या में वहां गए थे, खुद का ट्रेन से खर्चा करके गए थे। तो मुझे लगता है उनका सम्मान करना चाहिए। उनको लेकर के कोई भी राजनीतिक टिप्पणी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है अनादि, क्या कांग्रेस मानती है कि डीलिस्टिंग जो है वो होनी चाहिए? ऐसे में क्या धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण जारी रहना चाहिए? क्या कांग्रेस इसको लेकर स्पष्ट रूप से सामने आ रही है? क्या वो अपने वोट बैंक या फिर बचाने की कोशिश कर रही है? स्पष्ट रूप से कांग्रेस की तरफ से जो है इसका विरोध नहीं किया जा रहा है।
जी देखिए, कांग्रेस हमेशा से अपने आदिवासी भाइयों बहनों के साथ खड़ी है। हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया और हम आज भी उनके अधिकारों के साथ खड़े हैं। और रही बात रितेश जी जो बार बार कह रहे थे कि हम आदिवासियों के हक की रक्षा करना चाह रहे हैं, चाहे केंद्र में सरकार हो या राज्य में सरकार हो, हम नहीं कर रहे, तो हम तो बताइए समर्थन करते हैं अनादि मैं जी। बोल रही हूँ रितेश जी आपको आपका समय दिया गया था। रितेश जी मुझे बात पूरी करने देंगे रितेश जी। आप मैं बात कर रही हूँ, आप बोलने देंगे तब तो कुछ सुनेंगे, आप सुनना ही रितेश नहीं जी चाहते, आपको सिर्फ आपका बोलते समय रहेंगे दिया तो गया जवाब कैसे था। होगी? अभी अनादि आप बताइए। फैक्ट रखिए, फैक्ट रखिए। चलिए आप जी बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि जो बार बार आप कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं, तो आप एक बात बताइए कि मणिपुर में भी तो दो ट्राइब्स आपस में लड़ रही है, कुकी और मैती। इतने दिन हो गए, क्या केंद्रीय मंत्री ने एक भी बार एक बयान दिया उनके बारे में? क्या प्रधानमंत्री वहां पे गए, विजिट किया वहां पे? मणिपुर के जो हालात हैं उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में क्योंकि नक्सलिज्म खत्म हो चुका है, वहां पे रेड कॉर्पेट बिछाने की तैयारी हो रही है, तो अब इनको डिलिस्टिंग से लेके धर्मांतरण से लेके सारी चीजें याद आ रही है। तो क्या मणिपुर को आप देश का हिस्सा नहीं मानते? मणिपुर के ट्राइब्स नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स आपके लिए ट्राइब्स है? केंद्रीय बात क्या कह रहे हैं कि आपके हमारे माननीय गृह मंत्री जी यही मानते हैं कि मणिपुर को देश का हिस्सा ना माना जाए, सिर्फ छत्तीसगढ़ का जहाँ पे जल जंगल जमीन की लड़ाई ऑलरेडी चल रही है उस हिस्से पे कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए? तो इसका जवाब तो इनके पास है नहीं। दूसरी चीज, हम बार बार आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं कि हम क्योंकि संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, उनके कबीले से तय होती है कि वो आदिवासी हैं कि नहीं, उनके वंश और उनके कबीले से तय होती है उनकी पहचान, ना कि वो किस धर्म को मानते हैं, किस प्रार्थना स्थल ये बड़ा महान कबीला नहीं है, ये ठीक है आदिवासी रितेश समाज जी। कबीले का रितेश जी मणिपुर पे जवाब दीजिए। रितेश जी आपका समय भी आएगा। रितेश जी आपके पास वापस आऊंगी। जवाब दीजिए रितेश जी। अपनी बात पूरी कीजिए ना। इसको तो बिल्कुल आप रोकना चाहिए। कबीला नहीं है, कबीला समाज नहीं है, वो कोई बंजारा समाज नहीं है। आदिवासी, मूल आदिवासी यहाँ पर स्थायी निवासी है। अब ट्राइब होता है, ट्राइब से कैसे बात करते हैं? रितेश जी लगातार जिस तरह से बात हो रही है, ऐसे में भाजपा कैसे सुनिश्चित करेगी? क्योंकि किसी धर्म के हिसाब से क्या आदिवासियों की पहचान जो है उसकी गणना की जाती है? रितेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बात पर। आप खुलकर कह रहे थे अनादि की बात पूरी हो रही उससे पहले। अनादि एक मिनट, रितेश जी आप बता दीजिए। रितेश, हाँ, क्या धर्म के हिसाब से क्या अब फिलहाल जो है अब आरक्षण दिया जाएगा उस हिसाब से? देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण का विषय नहीं है यहाँ पर। संविधान में इन्होंने बात की, धारा 345 जो राष्ट्रपति के सीधा अधिकार के अंदर आता है, जो आदिवासी एसटी ट्राइब्स जो संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, जो किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन उसी चीज की लड़ाई है कि जो आदिवासी समाज है अपने हितों की रक्षा के लिए जो आरक्षण, जो धर्मांतरित हो जाते हैं ईसाई या फिर मुस्लिम में, उनको आरक्षण ना देकर उनकी डीलिस्टिंग कर करके जो वास्तविक जो को मिलना चाहिए उनको, उनकी हकों की रक्षा के लिए लड़ाई है। और मणिपुर की मैं बात करता हूँ, वहां पर दो समुदाय की लड़ाई है। आप बता दीजिए कि मणिपुर में कोई भी नेता जाकर के दो समुदाय जहां पर ट्राइब्स लड़ रहा है, अगर आप जाएंगे तो वहां सामाजिक स्थितियां खराब होगी। तो इसको लेकर के मुझे लगता है कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां पर शांति बनाने की केवल अपील होती है, तो लगातार सरकार की केवल अपील रही है कि शांति बना के। कांग्रेस केवल आग सुलझाने का काम कर रही है मणिपुर के अंदर कि वहां का वो हो, और ये बार बार जो मुद्दा उठाते हैं मणिपुर को भारत से हिस्सा करने, तो बता देना चाहता हूँ इन्हीं की इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी ने कितने लाख हेक्टेयर जमीन जो है अक्साई चीन से लेकर के पीओके के पूरे विदेशों को देने का काम किया, पाकिस्तान चीन को देने का काम किया। हम ये बिल्कुल कतई नहीं कर रहे। हम तो भारत के अंदर में अखंड भारत का हम सपना देखते हैं और आदिवासी के हितों की जो लड़ाई है उनका खुल के समर्थन करते हैं। कांग्रेस के नेता क्यों समर्थन नहीं करते? इस बात, क्योंकि कांग्रेस के आदिवासी की इस बात से हताहत है कि हमारे नेता इस विषय पे बिल्कुल खुल कर नहीं बोल रहे हैं। कार्तिक उरांव से लेकर 348 होकर हस्ताक्षर आज भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पड़ा हुआ है, आप उठा के देख लीजिए। ठीक है रितेश, तो फिर कुकी और मैतिस को लेकर भी लगातार जो है अभी मणिपुर में विवाद चलता आ रहा है काफी समय से, उसको लेकर भाजपा किसी भी तरह का स्पष्ट बयान क्यों नहीं देती है? कुकीज और मैतिस को लेकर भी यही चीजें जो है सामने आती है, क्या वहां आदिवासियों के लिए किसी भी तरह का जो है पक्षपात करते हुए दिखाई दे रही है भाजपा? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बातों से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि मणिपुर की जो विषय आप अगर जाएंगे कि मैं नॉर्थ ईस्ट काफी घुमा हूँ और हर साल जाता हूँ मैं 15 दिन के लिए, अभी जून माह में जाऊंगा। मणिपुर की स्थिति है क्योंकि वो बाजू में म्यांमार और क्या बोलते हैं चीन से लगा हुआ है। वहाँ के लोग वहां पर जा करके बहुत अधिक मात्रा में नतीजे पर वहाँ के लोगों को इतना ज्यादा, क्योंकि एक समय के पहले
कांग्रेस का शासन हुआ करता था, इतने लोग आदि हो चुके हैं जो कि आपस में जो है लड़ाई झगड़ा जो स्थिति बनी हुई है, जो हिंसा की स्थिति जो बनी हुई है, मुझे लगता है इसको बहुत ही संवेदनशील रूप से हैंडल कर सकता है। सरकार अगर वहां पर लाठी चलाएगी, पुलिस पर लाठी चलाएगी, स्थिति बिगड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि इसको संवेदनशील स्थिति को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ना कि सीधा एक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्शन लेने से वहां की स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाएगी और भी जो बाकी 6 राज्य है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस विषय को थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए, ना कि टिप्पा टिप्पणी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सारा जो मुद्दा है मणिपुर का हो, और जो दिल्ली में ये बात कर रहे मणिपुर से लेकर के सारे लोग आए थे, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ से 10,000 की संख्या में आदिवासी भाई बहन वहां पर डीलिस्टिंग की मांग लेकर के एक जनजातीय सुरक्षा मंच के बैठक वाले कार्यक्रम हुआ था, उसमें वो गए थे। तो मुझे लगता है कि जो पूरे भारत की संरचना थी, लघु भारत का जो स्वरूप थे दिल्ली के अंदर, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर उन्हीं का अपमान कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बताइए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कतई नहीं है। ये आदिवासी समाज का मूल भावनात्मक विषय है, जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। कांग्रेस समर्थन करने में कहाँ दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आता। ये जो बहस है, उस बहस में हमको शामिल होना है, ना कि उसके ऊपर विवाद करना है, ना ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने की आवश्यकता है। किसी जाति धर्म पर टिप्पा टिप्पणी का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, हम भी नहीं करते, क्योंकि हम तो केवल उस विषय पर हम चाहते हैं कि उनकी मूल भावना का सम्मान होना चाहिए, जो आदिवासी नेता कह रहे। और अनादि जी बोल रही आदिवासी नेता, तो देश के बड़े बड़े नेता कांग्रेस से लेके बीजेपी के हो या अन्य आदिवासी समाज के जो नेता है, वहां उस मंच पे मौजूद थे। और ऐसे लोगों ने डीलिस्टिंग को लेकर के बार बार चर्चा हुई है, और इसकी चर्चा अगर मैं बात करूं तो पूरी रात निकल जाएगी, तो क्योंकि ये सारा विषय जो है बहुत ही संवेदनशील है। बस्तर की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, इस सारा मुद्दा केवल आरक्षण और उनके सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा का विषय है, ना कि राजनीतिक विषय हो सकता है। ठीक है अनादि, आपसे जानना चाहूंगी, अगर धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण जारी रहेगा तो किस तरह से जो है उनके हक को सुनिश्चित किया जाएगा? क्योंकि स्पष्ट रूप से कांग्रेस भी इसको लेकर खुलकर नहीं बोल रही है। वर्षों से भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो इसको लेकर तब कुछ चीजें जो हैं क्यों नहीं की गई हैं? फाइनल कमेंट आपका अनादि। जी पहले तो रितेश जी को एक जवाब दे दूं कि जो ये म्यांमार की बात कर रहे थे मणिपुर में, तो वही सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन होती है। अगर बाहरी ताकतें एक राज्य को महीनों तक अस्थिर कर सकती है तो ये केंद्र सरकार की सुरक्षा नीति की सबसे बड़ी विफलता मानी जानी चाहिए। दूसरी बात, धर्मांतरण की जो आपने बात की, देखिए कानून तो बनाए जाते हैं, कितने भी सख्त कानून बना लिया जाए, रेप और मर्डर के मामले जो है उसमें भी बहुत सख्त कानून है, सजा बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं तो कानूनों की तो धज्जियां उड़ती नजर आ ही रही है। लोगों तक इन चीजों को कैसे पहुंचाना है वो ज्यादा जरूरी है। तो धर्मांतरण के मुद्दे पे सबसे बेसिक चीजों पे पहले काम करना चाहिए कि आदिवासियों की जो डर है, जो असुरक्षा है उनकी, और जो उनकी नीड है उस पे काम किया जाए तो धर्मांतरण कहीं ना कहीं किसी हद तक रुकता हुआ नजर आएगा। सरकार को सबसे पहले इस पे काम करना चाहिए। दूसरा, डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए इनको। बस्तर से लेकर सरगुजा तक के आदिवासियों को पहले एक सुरक्षित माहौल देना चाहिए, उनको यकीन दिलाना चाहिए कि हाँ सरकार उनके साथ में है, उनके लोग उनके साथ में खड़े, उनके लिए खड़े हुए हैं। ठीक है नादी, ठीक है। रितेश जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या इसको लेकर कोई स्पष्ट नीति बनाने वाली है भाजपा सरकार? इसको लेकर फाइनल कमेंट जल्दी से 30 सेकंड्स के अंदर। जी बिल्कुल, इस कानून को लेकर के हम इसको जो बहस चालू हुई है, हम इसको बिल्कुल विधेयक के रूप में इसको लेके जाएंगे। हमारे जो विधायक सांसद इसको लेकर के प्रतिबद्ध है। जो आदिवासी की मूल मांग है, क्योंकि सारी चीजों को लेकर के बैठ के बात करना बहुत संवेदनशील विषय, बहुत ही इसमें विपक्ष का भी हमको साथ चाहिए रहेगा, क्योंकि ये मांग कांग्रेस सरकार की सभी इनके नेताओं की द्वारा उठी थी और इस मूल विचारधारा का हमको समर्थन करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात को हम तक रखने के लिए। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल बड़ी बहस में